आज हम लोग ग्लोब पर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो दो प्रकार की होती हैं, अक्षांश और देशांतर, उन पर चर्चा करेंगे। तो चूँकि ग्लोब पृथ्वी की स्थिति और संरचना को समझने के लिए बनाया गया एक काल्पनिक मॉडल है, और ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर की स्थिति से परीक्षाओं में प्रश्न संभावित रहते हैं। तो उस संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार की रेखाएं, जिन्हें क्रमशः अक्षांश और देशांतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह के समानांतर या क्षैतिज खींची गई रेखाएं ग्लोब पर होती हैं, यानी ग्लोब पर परस्पर क्षैतिज खींची गई समानांतर रेखाओं को, ठीक है, क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर होने के साथ साथ पृथ्वी की सतह के भी समानांतर होती हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द है, यानी परस्पर समानांतर और पृथ्वी की सतह के भी समानांतर हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। समानांतर होने का अर्थ है कि अंतर सदैव समान है, अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और 0 डिग्री जो पृथ्वी के मध्य में मानी गई अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको। 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। और इसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण दिशा की ओर 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमीस्फीयर कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में विभाजित किया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार पृथ्वी के दो गोलार्ध और हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे अपने देशांतर के अंतर्गत, जब दूसरे प्रकार की रेखाओं पर पहुँचेंगे। तो जो उत्तरी गोलार्ध है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच है। दूसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तरी। तो यदि अगर हम लोग डायग्राम के अंतर्गत देखते हैं तो जो येलो कलर की लाइन दिखाई गई है, जो 0 डिग्री, जहाँ पर ये इक्वेटर के रूप में लिखा गया है, तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इसी ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित किया था। अगली महत्वपूर्ण रेखा अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो कर्क रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है, रेड कलर से शो की गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और यह 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग, तो इस रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी क्या कहा जाता है? इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, जिस पर विश्व के 18 देश स्थित हैं, और इसी प्रकार जो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दोनों की डिग्री समान है। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। मकर रेखा पर विश्व के कुल 12 देश स्थित हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर विश्व के 13 देश स्थित हैं, यानी मकर पर 12 देश, भूमध्य रेखा पर 13 देश और कर्क रेखा पर 18 देश। क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए इन तीनों महत्वपूर्ण रेखाओं पर देशों की संख्या घटते हुए क्रम में स्थित है। और इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती हैं, ये तिथि लगभग 21 जून होती है, इसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। और इसी प्रकार जब लगभग 21 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, तो इसे समर अयनांत कहा जाता है, यानी शीत अयनांत कहा जाता है। तो 21 जून और 21 दिसंबर ये लगभग में है ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। आगे चलते हैं हम लोग, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो गुजरने वाली रेखा है उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। आर्कटिक रेखा यानी आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचते हैं, तो इसी डिग्री पर स्थित यानी 66.5 पर स्थित रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। एक और बहुत ही जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी अक्षांश और सभी देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, और इनमें जो अक्षांश रेखाएं वो स्वयं में वृत्ताकार होती है। कई परीक्षाओं पर बन चुका है कि अक्षांश रेखाएं होती हैं वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, दोनों कोई नहीं। तो अक्षांश रेखाएं सदैव कौन है? वृत्त है। प्रत्येक अक्षांश रेखा स्वयं में कौन है? वृत्त है। और पृथ्वी पर खींची गई इन अक्षांश रेखाओं में ग्लोब पर केवल एक ही रेखा ऐसी है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। वो कौन सी है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। और पृथ्वी की त्रिज्या तथा पृथ्वी का व्यास सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर ही माना जाता है। इसलिए भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखी वृत्त, अर्थात कह सकते हैं विश्वतीय वृत्त, यानी इक्वेटोरियल जो सर्किल है, इसे ही सबसे बड़ी त्रिज्या और व्यास के स्थान के रूप में देखा जाता है। इसी कारण इसे बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। यानी अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत पृथ्वी पर कितने ग्रेट सर्किल हैं? तो उत्तर 1 है, और वो केवल कौन है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहीं पर ध्यान देना होगा कि देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। अर्थात अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत केवल एक ग्रेट सर्किल है, जबकि सभी देशांतर रेखाएं सेमी सर्किल होने के बावजूद भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। अर्थात सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त मानी जाती हैं। ये अक्षांश और देशांतर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है कि अक्षांश रेखा में केवल एक ही बृहद वृत्त है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जबकि सभी देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं वो बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल मानी जाती हैं। और ये हम लोगों ने ग्लोब पर जो मुख्य 5 रेखाएं अक्षांश के संदर्भ में हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये 5 रेखाएं अक्षांश के संदर्भ में परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं, जिन्हें हम लोगों को महत्वपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए इसे बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि इन्हीं रेखाओं के आधार पर पृथ्वी पर कुछ ताप कटिबंधों का निर्धारण किया गया, थर्मल पैकेट। इनका भी यहाँ पर जिक्र ठीक है क्योंकि अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही इन ताप कटिबंधों को विभाजित किया गया है। डायग्राम में स्पष्ट आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर के बीच का क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। भूमध्य रेखा चूँकि गर्म है, इसके पास का क्षेत्र है तो उष्ण शब्द है, तो उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अगर पहुंचते हैं तो भूमध्य रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र वो भी उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध के संदर्भ में परीक्षा में 3 प्रश्न संभावित रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मध्य, दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के मध्य, लेकिन पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध स्थित है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है यानी कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, शीतोष्ण टेम्परेट रीजन कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचते हैं तो मकर रेखा से और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को यानी 23 डिग्री हाफ साउथ से 66 डिग्री हाफ साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है आपका टेम्परेट रीजन यानी दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध। एक बात और भी देखने योग्य है कि दोनों गोलार्धों के उष्ण कटिबंध परस्पर एक दूसरे को टच करते हैं। देखिए उत्तरी उष्ण कटिबंध, दक्षिणी उष्ण कटिबंध, जबकि दोनों गोलार्धों के शीतोष्ण कटिबंध एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, संपर्क नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में कौन स्थित है, उष्ण कटिबंध स्थित है। इसी प्रकार से अगर जो तीसरा थर्मल पैकेट देखते हैं हम लोग तो शीत कटिबंध है जो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्किल से उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच है, और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच में स्थित है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। और इन्हीं ताप कटिबंधों के अंतर्गत ही पृथ्वी पर तापमान का भी निर्धारण किया गया है और जलवायु मौसम संबंधी बहुत सी घटनाओं को इन्हीं कटिबंधों के अंतर्गत ही परिभाषित किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण एक विषय देशांतर और अक्षांश के संदर्भ में ये है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, यानी ग्लोब पर लंबवत खींची गई और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड रेखाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जिस प्रकार एक क्षैतिज अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार से एक लंबवत देशांतर रेखा ने जो 0 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री साउथ है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ है, को कहा जाता है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। ये पृथ्वी को लंबवत 2 भागों में विभाजित करती है और इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा इसके पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के अगर हम गोलार्धों की बात करें हेमीस्फीयर, तो मुख्य रूप से पृथ्वी के 2 गोलार्ध माने गए, उत्तरी और दक्षिणी। लेकिन यदि पृथ्वी का विभाजन देखा जाए तो पृथ्वी एक बार क्षैतिज यानी खड़ी हुई बटी है और एक बार लंबवत यानी किस प्रकार से पड़ी हुई बाटी गई है। तो क्षैतिज और लंबवत दोनों विभाजनों के आधार पर गोलार्ध अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा देती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अस्तित्व को, जबकि प्रधान मध्याह्न रेखा देती है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के अस्तित्व को। यानी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा विभाजित करती है। और देशांतर रेखाओं का मुख्य प्रयोग समय के निर्धारण में भी किया जाता है। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 देशांतर रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रधान मध्याह्न रेखा हो गई, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन।
तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो सबसे आपकी मानी जाती है 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व। और चूंकि ग्लोब को पूर्ण करता है प्रशांत महासागर, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 2 महासागरों से गुजरती हुई मानी जाती है, यानी पश्चिमी हो या पूर्वी हो, दोनों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं 180 डिग्री, जो लास्ट में चल रहा है 180 डिग्री, ये 0 से 90 चलता है और ये 0 से 180 चलता है। तो पूर्वी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करते हैं, शून्य से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का क्षेत्र है, और 180 डिग्री की ही देशांतर रेखा को पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। और इसी प्रकार से जो प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइमरी लाइन है, ये अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर से होकर के गुजरती है। और इसी प्रकार भारत में जो मानक समय रेखा है, वो भी जो देशांतर रेखा है 82 डिग्री हाफ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके होंगे कि इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से इस रेखा का मूल बिंदु माना गया है। तो जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो प्रधान मध्याह्न रेखा है। यहीं पर एक प्रश्न और रहता है कि पूर्व का समय सदैव पश्चिम से आगे क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है, इसलिए पूर्व का समय सदैव पश्चिम से आगे रहता है। भारत की अगर स्थिति की हम लोग बात करते हैं तो भारत भूमध्य रेखा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत के लिए जो समय है वो पश्चिमी देशों की तुलना में क्या है? आगे है। तो ये जो GMT शब्द दिया गया है प्रधान मध्याह्न रेखा के संदर्भ में, और या कह सकते हैं लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से जो ये रेखा गुजरती है, जिसे हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन लाइन कहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी मानी जाती है, GMT कहा जाता है। और GMT से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे माना गया है। तो 3 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्वी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पश्चिमी। प्राय परीक्षा में आने पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही प्रश्न रहता है, जो देशांतर रेखा ही ध्यान रखने वाली बात है। और साथ ही एक प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, जो GMT के निर्धारण में भी क्या है? सहायक है। तो भूमध्य रेखा 5, भूमध्य रेखा के संदर्भ में या अक्षांश के संदर्भ में 5 रेखाएं तथा देशांतर के संदर्भ में 3 रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हमें ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्षांश का जो मुख्य प्रयोग होता है वो स्थान के निर्धारण में, जबकि देशांतर रेखाओं का जो मुख्य प्रयोग होता है वो समय के निर्धारण में किया जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर मानी गई है, 111 किलोमीटर, जबकि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इससे कुछ अधिक होती है, 111.32 किलोमीटर के आसपास होती है। अक्षांश रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यद्यपि वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर परस्पर मिलती हैं लेकिन काटती नहीं हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की परस्पर दूरी के बीच के संदर्भ में एक बात और दृष्टिगत रखना जरूरी है कि जो अक्षांश रेखाओं की दूरी है वो सभी स्थानों पर 111 किलोमीटर औसत लगभग समान मानी गई है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो 111.32 किलोमीटर मानी गई है, ये भूमध्य रेखा के निकट मानी गई है। ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्रमशः क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का औसत भूमध्य रेखा के निकट लिया गया है। ठीक है। और इसी प्रकार अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इन रेखाओं के माध्यम से ग्लोब पर काल्पनिक जो एक मानचित्र तैयार किया गया, जिसके माध्यम से पृथ्वी के मॉडल के रूप में समझा गया है, और पृथ्वी पर किसी भी स्थान के निर्धारण में इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की भूमिका रहती है। प्रायः किसी भी स्थान का निर्धारण 4 डिग्री के आधार पर किया जाता है, जिसमें उत्तरी अक्षांश होते हैं और देशांतर होते हैं, और पूर्वी और पश्चिमी देशांतर होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी प्रायः कौन होते हैं? अक्षांश होते हैं। भारत की संदर्भ में अगर हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की अपनी 4 डिग्री है। विश्व में किसी भी स्थान को यदि हमें ढूंढना है तो उसकी जो 4 डिग्री हैं उन्हें ग्लोब पर अपने स्थान पर नियत करते ही हम अपने वांछित स्थान पर पहुंच सकते हैं, जिस स्थान को हम देखना चाह रहे हैं या ग्लोब पर जानना चाह रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट में चर्चा होगी तो ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, तभी इसी के साथ हम लोग इन रेखाओं के और महत्व पर चर्चा करेंगे।